हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि आपके ग्रेड फर्स्ट और थर्ड के अंदर लगता है। और उसका जो नाम है वो है परमाणु और अणु। देखो, ये टॉपिक जो है वो आपके केमिस्ट्री का बेसिक है, एबीसीडी है इसका, केमिस्ट्री का। जैसे गणित सीखने के लिए 1 2 3 4, वैसे ही केमिस्ट्री सीखने के लिए परमाणु और अणु को जानना बेहद जरूरी है। बिना इसके आप केमिस्ट्री शुरू कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल बेसिक है। बहुत अच्छे से इस टॉपिक को करेंगे और यहाँ पे जो अपने टॉपिक करेंगे, यहाँ जो है क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। आप बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रहे हो, उन ग्रंथों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस क्लास को लास्ट तक देख लो, आपको इसमें से पिछले जो प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से जो क्वेश्चन है वो इस पीडीएफ में से मिल जाएंगे। और एक चीज और आपके लिए, ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट जो डाटा है वो आपके टाइप किया हुआ है, ताकि आपको नोट्स जो है वो मिल जाए, है ना। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे, बिल्कुल जीरो जीरो से अपने सीखते हुए चलेंगे। देखो, परमाणु और अणु। देखो, कहानी बहुत पुरानी है ये। साइंस जो है वो रिसर्च चलता रहता है, धीरे धीरे अपने आगे बढ़ते रहते हैं। तो जो परमाणु है इसके बारे में बहुत पुरानी कथा है, उसको अपने शुरू करेंगे, फिर अपने वैज्ञानिकों तक पहुंचेंगे। पुराने समय में कुछ दार्शनिक हुए हैं, जैसे महर्षि कणाद है, या इसके अलावा जैसे पकुदा कातायाम है। ये दो आपके क्या है, ये आपको ये नाम बोल रहे हो क्या नाम, है ना। तो ये नाम जो है मैं कुछ नहीं कर सकता, ये इनके माता पिता को सोचना चाहिए था कि नाम हम क्या रख रहे हैं, है ना। तो आप अच्छे से इनको नाम याद हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। 2 4 बार नाम सुनोगे ना तो ये आपके जानने पहचानने लगने लग जाएंगे। तो देखिए, परमाणु के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो हैं वो है महर्षि कणाद। कौन है? महर्षि कणाद। इन्होंने 500 ईसा पूर्व ही किसके बारे में बताया था? परमाणु के बारे में बताया था। किसने? महर्षि कणाद। ये वैज्ञानिक नहीं है, ये कौन है? ये एक दार्शनिक है, फिलोसफर है। इन्होंने परमाणु के बारे में क्या कहा? इन्होंने कहा, आप कोई भी वस्तु उठाओ, उठा लो, उसके टुकड़े करो। क्या करो? टुकड़े कर लिए, अब उसके और टुकड़े करो, और टुकड़े करो, टुकड़े करते जाओ करते जाओ करते जाओ। लास्ट में, अंत में एक ऐसी सीमा आएगी, यानी एक ऐसी लिमिट आ जाएगी जिसके बाद अब उसके टुकड़े नहीं कर सकते। तो वो जो सबसे छोटा जो मिलेगा आपको, उसे ही उन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। बात क्लियर है ना? कि जैसे मान लो आप कागज ही ले लो, छोटा सा एग्जांपल, फाड़ा, फिर और छोटे टुकड़े, उसके और छोटे टुकड़े, और छोटे टुकड़े, लास्ट में एक लिमिट आएगी, उसके और छोटे टुकड़े नहीं कर पाओगे आप उसको परमाणु मान सकते हो। सीधी सी बात ये है। क्लियर है ना? कि किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म भाग, सबसे छोटा से छोटा टुकड़ा, जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। बात समझ आ गई होगी। उसके बाद में इसी बात को समर्थन करने के लिए एक बंदा आता है जिसका नाम है पकुधा कात्यायन। अब ये जो नाम है ना, ये आपकी 9th के एनसीईआरटी में दे रखे हैं। देखो कितने छोटे बच्चे होते हैं 9th वाले, उनको ऐसे नाम पढ़ने हैं। तो आप तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड थर्ड ग्रेड टीचर बन रहे हो, आपने तो उनको पढ़ाना है, तो अपने तो सीखना ही है। बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन है? पकुदा कातायाम। इन्होंने भी इनकी बात पर क्या जताई? सहमति जताई। इन्होंने जो बात कही वही बात किसने कही है? पकुदा कातायाम। यानी परमाणु जो शब्द है वो किसने दिया? वो महर्षि कणाद ने दिया। क्लियर? और सबसे पहले परमाणु के बारे में बताने वाले भी कौन है? महर्षि कणाद है। फिर आते हैं दो व्यक्ति, डेमोक्रेटिस व ल्यूसिपस। यहां पे इंटरेस्टेड बात यह है कि ये दोनों जो हैं आपके, ये आपके भारत के निवासी हैं, इंडियन है, ठीक है। और ये जो दो नाम दिख रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है ये कहां के रहने वाले हैं? ग्रीक यानी कि यूनान देश के रहने वाले हैं, है ना। और नाम है डेमोक्रेटिस और लियोसिपस। ग्रीक यानी यूनान के रहने वाले दो दार्शनिक, डेमोक्रेटिस और लियोसिपस ने क्या कहा? इन्होंने इसको कहा एटम।
एटम शब्द देने वाले कौन? डेमोक्रेटिस और लियूसिपस। और परमाणु शब्द किसने दिया? महर्षि कणाद ने। इनकी बात की सहमति किसने जताई? फकुदा काताया। अब एटम का इन्होंने पोस्टमार्टम भी करके दिया। इन्होंने कहा हम एक काम कर रहे हैं, हमने एक शब्द दिया है, कौन सा? एटम। फिर लोगों ने कहा इसका मतलब तो समझाओ, तो उन्होंने कहा हम इसका मतलब भी समझा देते हैं। इसको दो भागों में तोड़ा इन्होंने। एटम जो है ना, इसको दो भागों में तोड़ा। ए को अलग कर लिया, टॉम को अलग कर लिया। ए का मतलब ए लिख लो, है ना? और टॉम का मतलब होता है विभाज्य या डिविजिबल। क्या होता है? डिविजिबल, जिसको तोड़ा जा सकता है, टॉम। ये आपके ग्रीक वर्ड है, अपने इंडिया का नहीं है। ठीक है, अब देखो, एटम, टॉम, विभाज्य, ए जोड़ दो इसमें, इसके अंदर ए जोड़ दो, अनडिविजिबल। क्या हो जाएगा? अनडिविजिबल या अविभाज्य, यानी कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, उसी को क्या कहते हैं? एटम। बात क्लियर? एटम किसने कहा? इन दो बंदों ने कहा, और परमाणु इन्होंने कहा। क्लियर है यहां तक बात? स्टोरी क्लियर होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को टेंशन नहीं लेनी, समझते हुए चलो। चलो जी, आगे देखो। अब फिर बात आती है कि कोई वैज्ञानिक तो आएगा जो इसके बारे में अच्छे से समझाएगा, हमें बिल्कुल समझाएगा। फिर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है जॉन डाल्टन। कौन है? जॉन डाल्टन। ये क्या करते हैं? इन्होंने 1808 के अंदर, कब की बात है बोलो? 1808 में परमाणु सिद्धांत दे दिया। इन्होंने कहा मैं समझाऊंगा परमाणु को। उन्होंने तो शब्द दिया है ना, परिभाषा नहीं दी, उन्होंने सीधा बता दिया कि ऐसा होता है, लेकिन मैं समझाऊंगा कि परमाणु क्या होता है, अच्छे से बता के जाऊंगा आपको, आपके दिमाग में फिट करके जाऊंगा। अब उन्होंने जो बात कही वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो क्या कहा, हम समझ भी लेंगे कि इनकी जो लाइनिंग लिखी हुई है वो अपनी लाइफ में काम आ रही है कि नहीं आ रही, या आप जो देखते हो उसके ऊपर अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। यही तो होता है साइंस का नियम। पहले क्या किया जाता है? देखा जाता है कि क्या पे किसके ऊपर प्रयोग करना है, फिर आप क्या करते हो? प्रैक्टिकल, फिर उसके रिजल्ट निकलते हैं, फिर उसको लाइफ से जोड़ के देखते हैं। अगर सही हुआ तो सिद्धांत बन गया, वरना उसके ऊपर दोबारा काम करो, है ना? तो देखते हैं। पहली बात देखो, सभी द्रव्य, यहां देखो द्रव्य, एक छोटी सी चीज बताना जरूरी है। आप एक पढ़ते हो क्या? पदार्थ। ये शब्द जरूर सुना होगा आपने, या इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? अरे मैटर बोलते हैं। पदार्थ को ही कहा जाता है द्रव्य। क्या कहा जाता है? द्रव्य कहा जाता है। अब आप कहोगे द्रव्य तो उसको कहा जाता है, पानी को कहा जाता है, दूध को कहा जाता है, यानी जिसमें बहने का गुण होता है उसमें कहा जाता है। उसको द्रव्य नहीं कहते हैं, उसको द्रव कहते हैं। बोलने में भी फर्क है, लिखने में भी फर्क है। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने 5 अवस्थाएं खोज रखी है। कौन कौन सी देखो? एक तो होती है ठोस, जिसको बोलते हो आप सॉलिड। दूसरी होती है द्रव, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, लिक्विड। और तीसरी होती है गैस। गैस को इंग्लिश में भी गैस कहते हैं और हिंदी में भी गैस कहते हैं। ठीक है, ये हिंदी में बने चाहे इंग्लिश में, खराब ही करती है गैस तो, है ना? चलो, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चौथी पांचवी कौन सी है? 2 और बता देता हूं मैं आपको। देखो, चौथी है आपके पास में प्लाज्मा, ये विशेष कंडीशन में मिलती है। और पांचवी जो है ना आपके पास में, वो कौन सी है? वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, यानी एक तो बोस जो कि भारत के क्या थे? भौतिक वैज्ञानिक थे, और ई आइंस्टीन, इन दोनों ने मिलके का बनाई थी या इसकी खोज की। ये बात समझ आ गई होगी। अब देखो आगे, अब इनकी बात पे चर्चा करते हैं। द्रव्य समझ आ गया, यानी जो आपके पदार्थ होता है उसी को द्रव्य कहा जाता है। द्रव की बात नहीं कर रहा, द्रव्य की बात। देखो, सभी द्रव्य यानी सभी पदार्थ परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। बिल्कुल, जो भी आपके पदार्थ बना हुआ है, जैसे ये है, तो इसमें बहुत सारे छोटे 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 क्या है? पार्टिकल्स हैं। छोटे छोटे क्या है बोलो रे? पार्टिकल्स हैं। इन्हीं पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? इन्हीं को ही एटम कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। आगे देखो, परमाणु अविभाज्य है, जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता। ये तो कहा सबसे छोटा भाग जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता, उसको तो परमाणु कहते हैं। तो इसीलिए इसने लिखा परमाणु अविभाज्य है। सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक क्रिया में न तो सर्जित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है।
यानी कि यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान को नए तो बनाया जा सकता है और नए नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऐसा ही एक नियम पढ़ा था आपने लास्ट क्लास जो थी उसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा था, लगभग सिमिलर है। अगला देखो, ये बात समझ आ गई होगी। दूसरा पॉइंट, तीसरा है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। दिया गया जो भी तत्व है उसमें सभी परमाणु क्या होते हैं, द्रव्यमान समान होते हैं। अब तत्व का मतलब आपके जो 118 हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, ये सारे के सारे क्या हैं, ये तत्व ही तो हैं, ये आपके एलिमेंट्स हैं। तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर क्या होंगे, परमाणु होंगे, या एक परमाणु होगा, या दो परमाणु होंगे, या तीन परमाणु होंगे। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर जितने भी आपके परमाणु होते हैं ना वो एक जैसे होते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, इसका एक परमाणु है ये रहा, एक मैंने दूसरा हाइड्रोजन लिया, ये आपका ये दूसरा परमाणु हो गया। अब इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो आपका है और ये जो आपका है, क्या है ये आपका परमाणु है, ये परमाणु है और ये परमाणु, ये दोनों परमाणु किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। किसके हैं बोलो, हाइड्रोजन के हैं। तो हाइड्रोजन के हैं तो ये दोनों परमाणुओं का आकार भी क्या होगा जी, सेम होगा। आकार भी क्या होगा, सेम होगा। इसका द्रव्यमान भी क्या होगा, सेम होगा। इनके गुणधर्म भी क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर है ना बात। तो यही बात कह रहा है कि सभी तत्वों के परमाणु जो है उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, एक जैसे। यानी हाइड्रोजन चाहे आप कितने ले लो, 50 हाइड्रोजन ले लो, उन सभी 50 के 50 हाइड्रोजन के गुणधर्म द्रव्यमान सेम होगा, एक जैसा होगा। अगला देखो, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। ये तो ऊपर वाली बात का उल्टा ही कहा है भाई, इसने कहा एक जैसे हैं तो एक जैसे होंगे, अलग अलग है तो क्या होंगे, अलग अलग। जैसे मैंने कहा एक हाइड्रोजन ले लिया, एक हीलियम ले लिया, हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक एटॉमिक मास यूनिट होता है और हीलियम का कितना होता है, हीलियम का होता है 4 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका 4 है और इसका 1 का द्रव्यमान कहाँ सेम है। तो यही बात कह रहा है, अलग अलग तत्व लोगे ना, अलग अलग द्रव्यमान होगा, अलग अलग आपके साइज होगा, अलग अलग रासायनिक गुणधर्म। पांचवी बात, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाता है। अब यौगिक कब बनेगा, जब दो या दो से ज्यादा तत्व मिलते हैं। जैसे मैंने लिखा H2, मैंने लिखा H2O, ठीक है। अब ये तो इसके अंदर दो परमाणु हैं, कितने, दो परमाणु। इसमें कितने हैं, तीन हैं, तीन परमाणु हैं और दो तत्व हैं। तीन तो परमाणु है, क्योंकि दो तो हाइड्रोजन के हो गए, एक ऑक्सीजन का हो गया, तीन तो परमाणु हो गए और दो क्या हो गए, तत्व। तत्व कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया। लेकिन इसके अंदर तो हाइड्रोजन तत्व तो एक ही है लेकिन परमाणु दो है। तो इसने कहा है दो परमाणु जो हैं और दो तत्व जो हैं, अलग अलग तत्व जो है वो किसके रूप में मिलेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, मैथ में पढ़ते हैं ना आप, जिसको गिना जा सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी जितनी भी गिनती है जिसको गिन सकते हैं। सीधी सी बात, अगर आपको स्टूडेंट गिनना है तो 1 2 3 4 गिनोगे आप। जैसे ऐसे नहीं कहोगे कि पहली क्लास वाला तो वो आधा गिना जाएगा और 12वीं क्लास वाला वो 2 गिने जाएंगे, 8वीं क्लास वाला 1 गिना जाएगा। ऐसा कभी पॉसिबल होता ही नहीं है। बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसको एक ही गिनेंगे। तो वही बात है, पूर्ण संख्या होगी, एक गिनने योग्य संख्या होगी, उसी के अंदर होगा। कभी आपने ऐसा पढ़ा है क्या, H12O पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या होगी, दो गिनने योग्य है, एक भी गिनने योग्य है, गिनने योग्य संख्याओं में ही जुड़ेंगे। ठीक है। अगला देखो, किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कितने प्रकार से जुड़ सकते हैं, कैसे कैसे बॉन्ड बना सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, निश्चित नहीं है, संख्या निश्चित नहीं है। अभी तक कितनी सारी अभिक्रियाएं लिखी जा चुकी है लेकिन फिर भी ये कंफर्म नहीं है कि सिर्फ इतनी अभिक्रिया होगी या और भी हो सकती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये था किसका जी, जॉन डाल्टन साहब का परमाणु सिद्धांत, जो उन्होंने 1808 में दिया। तो समझ गए होंगे। अगला देखो, आगे आता है आपके पास अगला आता है आपके पास क्या, आपके पास है रासायनिक संयोजन के नियम, केमिकल कॉम्बिनेशन के रूल्स। यानी दो परमाणु आपस में मिल रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, कैसे मिलेंगे, वो कैसे विक्रिया करेंगे,
कैसे कैसे काम करते हैं वो, ये सारी की सारी जो जानकारी है ना, वो इन नियमों में ही दी हुई है। और ये नियम दिए किसने? दो बंदों का और नाम याद करना है। किस किस का? एक तो है लवाइजिए, या जिसको आप बोल सकते हो लेवोसियर। किसको? लेवोसियर बोल सकते हो। किसको? लवाइजिए को। और ये क्या थे? फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्या थे ये? फादर ऑफ केमिस्ट्री थे या नहीं थे? अपने पहली पहली क्लास में पढ़ा था। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी ना, वो जरूर देखना। उसमें इंट्रोडक्शन है, बहुत सारी बातें बताई है मैंने, कहानियां बताई है, ये मान लो आप। ठीक है ना? देखो, और दूसरा बंदा है जोसेफ एल प्राउस्ट। आपको सिर्फ प्राउस्ट याद रखना है। एक तो प्राउस्ट है और एक लेवाइजिए या लेवोसियर है। ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात कितने नियम दिए? दो नियम दिए। रासायनिक संयोजन के, केमिकल कॉम्बिनेशन के ओनली फॉर दो नियम आपको पढ़ने हैं। सिर्फ और सिर्फ दो नियम पढ़ने हैं। पहला नियम तो अपने उस नियम में आ ही गया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम इतना इजी है कि आप एक बार में समझ जाओगे। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। यानी कि द्रव्यमान को खत्म नहीं कर सकते आप। एक बार बन गया, जो बना हुआ है वही है। बना भी नहीं सकते नया, नहीं उसको खत्म कर सकते हो, बल्कि रूप बदल सकते हो। क्या कर सकते हो? रूप बदल सकते हो। ये पहला नियम हो गया। जैसे आपको कैसे कह सकते हो आप ये? तो जैसे मान लो कार्बन है, आपने इसको जला दिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी। सीधी सी बात यही होती है। अब आप कहोगे हमने जला दिया, खत्म कर दिया इसको। नहीं, यहां से CO2 भी तो निकलेगी। जितना ये जलेगा, जितना ऑक्सीजन होगा, इन दोनों के द्रव्यमान के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो यहां पे देखो, अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान क्या होगा? बराबर होगा। अब दिमाग में फिर घंटी बजी, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है? जैसे आपने अभिक्रियाएं पढ़ रखी होगी। जैसे मैंने ये लिखा, इसमें क्या लिखा मैंने? मैंने कहा कार्बन जो है, कौन भाई साहब? कार्बन। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से विक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। बिल्कुल बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, तो यहाँ पे किस दोनों ने मिलन किया या अभिक्रिया की? आप कहोगे इन दोनों ने अभिक्रिया की और ये नया बना, है ना? यही हुआ। तो आपके पास में जिन दोनों ने अभिक्रिया की है उनको कहते हैं रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो अभिक्रिया के बाद बनता है, नया पदार्थ जो बनता है, उसको कहते हैं प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। क्लियर है? तो अभिकारक जो है, ये दोनों अभिकारक जितना द्रव्यमान होगा उतना ही इसका होगा। अब इसको अपने एक क्वेश्चन से समझते हैं। आपके सामने लिख रखा है क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात आपके है नहीं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। 3 ग्राम जो है, या ग्राम आएगा, 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मित करता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा? तो ऊपर वाले स्टेटमेंट का तो कोई मतलब नहीं, ये वाले स्टेटमेंट का अपने मतलब देखना है। कैसे? देखो, आपने कहा कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। बिल्कुल बना रहा है, कोई समस्या ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब मैं कह दूं कि इनका वजन लिखो, यानी द्रव्यमान लिखो। ये तो है जी 3 ग्राम। कितना है? 3 ग्राम। ये कितना है जी? 50 ग्राम। कितना है? 50 ग्राम। ठीक है, ये 3 ग्राम है और ये कितना है? 50 ग्राम है। ठीक है। अब आपको करना क्या है? आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी बनेगी। तो आप कहोगे सर हमें पता है कि द्रव्यमान कहीं नष्ट नहीं होगा, कहीं भी नष्ट नहीं होगा। नष्ट नहीं होगा तो इसका मतलब जितना इन दोनों का द्रव्यमान है, जितना इन दोनों का द्रव्यमान है, उतना द्रव्यमान आपके इस उत्पाद का होगा।
ये तो क्या है जी, प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट यानी कि अभिकारक। अभी बताया ना मैंने, अभिकारक है। और ये क्या है आपके पास में? ये है आपके पास में प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब हो गया जी उत्पाद। क्या है? उत्पाद हो गया। अब देखो, जितना अभिकारक है उतना ये होगा, तो दोनों को जोड़ दो। जोड़ के कितना आ जाएगा? 53 ग्राम आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, जोड़ी तो करना था। बहुत इजी है जी। देखो आगे देखो, ये हो गया द्रव्यमान संरक्षण है। अगला देखो जी, अगला देखो, ऊपर वाला जो नियम है ना, ये लेवोसियर बाबा ने दिया। किसने? लवाइजिए या लेवोसियर, बोल दो एक ही बात है। अब ये जो नियम है, दूसरा जो नियम है आपके पास में, वो आता है स्थिर अनुपात का नियम। ये जो नियम है ना, ये नियम किसने दिया? किसने दिया? ये दिया जोसेफ प्राउस्ट। किसने दिया? प्राउस्ट साहब ने दिया। याद रखना, प्राउस्ट दादा का नाम याद रखना, पेपर में आता है। ठीक है जी। हाँ जी, स्थिर अनुपात का नियम क्या है? किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होता है। लाइन तो पढ़ लीजिए, समझ नहीं आया? समझाने के लिए आए हैं, समझा के जाएंगे। देखो कैसे, देखो किसी भी यौगिक में, यौगिक लिया मैंने, एग्जाम्पल ले लिया जैसे जल। जल यानी H2O। यानी आप एक काम करना, आज के बाद जल बोलना छोड़ दो, उसको हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड बोलो। क्या बोलो जी? हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड बोल दिया करो, ताकि आपको केमिकल नेम याद हो जाए। हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, जल ले लिया। इसमें तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में। इसके अंदर देखो कितने तत्व हैं। आप कहोगे सर एक तो हाइड्रोजन बैठा दिख रहा है इसमें, और एक ऑक्सीजन बैठा हुआ दिख रहा है। ये दो ही तो है ना इसके अंदर, बिल्कुल दो ही है। अब क्या करना है जी, अब यहाँ पे आपके पास में ये दो ही हैं। अब देखना है इनके द्रव्यमानों का अनुपात। किसका? द्रव्यमानों का अनुपात। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक होता है, लेकिन कितने हाइड्रोजन है? दो। तो टोटल द्रव्यमान कितना? दो। एटॉमिक मास यूनिट। ये कैसे होता है ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। ऑक्सीजन जो आता है 8 नंबर पे, लगभग ऑलमोस्ट डबल कर दो, कितना आ गया? 32 ग्राम आ गया। 32 ग्राम आ गया। एक ही ऑक्सीजन है, 32 ग्राम आ गया। तो हाइड्रोजन का तो आ गया 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का आ गया 32 ग्राम। और इसका अगर अनुपात निकालना है तो सरल अनुपात में बदलते हैं। तो इसको कर लो काट पीट के, कितना आ गया? 1/1:16। कितना आ गया? 1/16। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जल में अनुपात कितना है? 1/16 है। अब इसके कहने का मतलब ये है कि आप पानी चाहे टब वाला ले लो, चाहे जोड़े वाला ले लो, चाहे आप लेब वाला पानी ले लो, चाहे बिस्लरी वाला ले लो, चाहे आप फिल्टर वाला पानी ले लो, सबके अंदर जो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात रहेगा, वो रहेगा 1/16। किसी में भी 1/15 नहीं मिलेगा, और किसी में भी 1/10 नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो ये था आपके स्थिर अनुपात का नियम। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया। देखो अब तक अपने 4-5 नाम ही पढ़े हैं। सबसे पहले कौन आया? अपने आए कौन? कौन आए सबसे पहले अपने पास में? सबसे पहले आए अपने पास में महर्षि कनाद। कौन आए? महर्षि कनाद। 2 नंबर पे कौन आए? पकुधा कात्यायन। 3 नंबर पे कौन आए? डेमोक्रेटिस व लियोसिपस। दो बंदे आए। फिर कौन आया अपने पास में? जॉन डाल्टन 1808 के अंदर। फिर कौन आता है अपने पास में? फिर आता है आपके पास में कौन? लेवाइजिए यानी लेवोसियर और एल प्राउस्ट। ये आपको 4-5 नाम वैज्ञानिकों के याद आपको करने हैं। आगे एक दो और भी आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो अब अपने पास में क्या है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जैसे हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अंदर सहयोग। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसके अंदर। आगे देखते हैं अपने, नेक्स्ट है परमाणु का आकार। बिल्कुल, बात करें अपने परमाणु के आकार की, कितना बड़ा है परमाणु का जो आकार है, त्रिज्या जो है वो नैनोमीटर में होती है। और नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ इसका मतलब ये हुआ इतना छोटा होता है। 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे जो भी है मीटर, इतने मीटर का होता है। देख लो इस रेंज का होता है, कहने का मतलब ये है, यानी नैनोमीटर रेंज का होता है। जैसे यहाँ पे लिख भी रखा है, त्रिज्या लिखी हुई है, और इधर आपके परमाणु है। ये त्रिज्या का बताया है, किसका बताया? त्रिज्या। ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन परमाणु का 10⁻⁻10 10⁻⁻10 मीटर,
जल कणु 10⁻⁻9, हीमोग्लोबिन 10⁻⁻8, रेत का कण 10⁻⁻4, चींटी जो है 10⁻⁻3 और सेब जो है 10⁻⁻1 क्या होता है इसका साइज, यानी कि साइज जो है उसकी त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या यानी रेडियस। ये आपके कुछ मैंने डाटा बता दिया जो आपके एनसीईआरटी का दिया हुआ है, एनसीईआरटी का डाटा आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है अपने पास में तत्व। क्या आता है तत्व। परमाणु सीख लिया, परमाणु क्या है, परमाणु की परिभाषा, परमाणु शब्द किसने दिया, एटम किसने दिया, और आपके जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हमने पढ़ लिया। अब बात आती है किसकी जी, तत्व की। तो तत्व क्या है, एक ही प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से तत्व का निर्माण होता है। एक ही प्रकार के, क्या लिखा हुआ है, एक ही प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से तत्व का निर्माण होता है। जैसे मैंने क्या किया, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन जोड़ दिया तो क्या बन गया, H2 बन गया। तो H2 हाइड्रोजन क्या है आपका एक तत्व ही है। ऐसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मिलके क्या बना रही है, N2, ये भी एक तत्व है। यानी कुछ तत्व जो है वो एक कण के रूप में रहते हैं, यानी एक परमाणु के रूप में होते हैं, कुछ 2 के रूप में होते हैं और कुछ 3 के रूप में होते हैं, कुछ 4 के रूप में भी होते हैं और कुछ 8 के रूप में भी होते हैं। 8 वाला एक एग्जाम्पल याद कर लेना, बहुत फेमस है, पेपर वाला उठा उठा के पूछता है। S8 सल्फर जो है वो 8 परमाणु के संयोजन में रहता है, ग्रुप में रहता है, अकेले को बेचारे को डर लगता है। 8 जुड़ के फिर रहते हैं ग्रुप बना के, याद रखना कौन है, सल्फर। कौन है, सल्फर, याद रखना इस बात को। तो ये हो गया अपने क्या, तत्व के बारे में, यानी दो एक ही प्रकार की परमाणु मिलके क्या बनाते हैं, तत्व बनाते हैं। आगे है परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनको क्या नाम दिया जाता है। परमाणुओं की संख्या के आधार पे इनको क्या क्या नाम दिया जाता है। सबसे पहला है एक परमाणु, द्विपरमाणु, बहुपरमाणु। अब इसके अंदर बहु के अंदर आपके क्या आ सकता है, त्रिपरमाणु भी हो सकता है, वो चतुपरमाणु भी हो सकता है, पंच परमाणु, षष्ठ परमाणु, सप्त परमाणु, इस तरह से हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। यानी 2 से ज्यादा आ गए ना, उसको आप किस कैटेगरी में रखोगे, बहु परमाणु कैटेगरी में रखोगे। ठीक है, एक परमाणु जैसे एग्जांपल मैं बताऊं आपको, जैसे हाइड्रोजन है, अकेला रहता है हाइड्रोजन H के रूप में हो गया। ऐसे ही आपके पास में कौन हो गया, नियोन आ गया। ऐसे ही आपके पास में सोडियम आ गया। तो ये सारे के सारे एक परमाणु है, क्या है, एक परमाणु। अब द्विपरमाणु की बात करें जिसमें 2 परमाणु हो, क्या हो, 2 परमाणु हो, जैसे N2 होता है आपके पास, जैसे O2 होता है आपके पास, ये सारे है एक्सेट्रा, बाकी और भी बहुत सारे हैं। ये आपके नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये 2 के रूप में रहते हैं। बहुपरमाणु में जैसे आप सल्फर का एग्जांपल अपने देखा, S8, इसका देखा S8 का एग्जांपल देखा। तो ये जो है आपके इस तरह से रहते हैं। अब ये तो परमाणु के रूप में हो गए, कुछ आपके यौगिक के रूप में भी परमाणुकता शो की जाती है। अब पहले तो अपने ये देख लेते हैं कि परमाणुकता क्या है, यानी एटोमिसिटी क्या है। परमाणुकता, सिंपल सी बात, जिस तत्व या यौगिक में जितने परमाणु उपस्थित होते हैं उसे हम परमाणुकता या एटोमोसिटी कहते हैं। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन के पास 1 है तो इसकी एटोमोसिटी या परमाणुकता 1 होगी, नियोन की 1 होगी, सोडियम की 1 होगी। ये N2 है, कितने परमाणु, 2। वो कहते हैं कितने आदमी थे, है ना, कितने परमाणु थे, ये याद रखना है यहाँ पे, ये है 2। यहाँ कितने इसके पास, 8 है। ऐसे ही अगर यौगिक के रूप में मैं पूछना चाहूं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ H2O का कितना होगा परमाणुकता। इसके अलावा आप मेरे को बताओ HNO3 का कितना होगा, ये बता दो मेरे को। ये बता दो H2SO4 में परमाणुकता कितनी है। परमाणुकता का मतलब परमाणु कितने हैं। जैसे एक का मैं बता देता हूं, बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिखो। H2SO4 का आप बताओ। जैसे HNO3 में 3 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, 3 4 5 हो गई। इसकी परमाणुकता कितनी है, 5 है। ये 5 क्या है, परमाणुकता यानी एटोमोसिटी है। तो ये चीज याद रख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इन दोनों का आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने किसकी, तत्व की, उसके आधार पर परमाणुकता की। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं तत्वों को जो प्रतीक दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे हाइड्रोजन को H लिखते हैं, हीलियम को H लिखते हैं, क्यों लिखते हैं उनको ऐसा, वो किसने बताया कि आप ऐसे लिखो, है ना। जैसे अपने ABCD लिखते हैं, A बोलते ही अपने कैसे लिखेंगे, अपने लिखेंगे ऐसे, ये A फॉर एप्पल। B कैसे लिखे, B बोलते ही आप लिखोगे B फॉर बॉल, ऐसे लिखेंगे। तो
आपको ये किसने बताया कि हाइड्रोजन को आपने ऐसे लिखना है, हीलियम को आपने ऐसे लिखना है, सोडियम को आपने ऐसे लिखना है, ये किसने बताया? इसके बारे में अपने को क्या करना है, जानकारी प्राप्त करनी है। इसकी भी थोड़ी सी छोटी सी हिस्ट्री है, देखो ध्यान से। सबसे पहले जो तत्वों को प्रतीक देने वाला बंदा था ना, उसका नाम था जॉन डाल्टन। वही डाल्टन साहब जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया 1808 में दिया था। उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं कुछ नया करता हूं, मैं कुछ क्या करता हूं, नया। और क्या नया करता हूं, जितने भी तत्व है ना उनको प्रतीक दे देता हूं, ताकि मेरा नाम आगे जाके लोग लें, है ना, मेरे को जाने अच्छे से। इसलिए उन्होंने ये जो तत्व है इनको क्या दे दिया, प्रतीक दे दिए। जैसे हाइड्रोजन को इस तरह से, ये कार्बन का प्रतीक है, ये ऑक्सीजन का है, ये फास्फोरस का है, ये सल्फर का है, ये आयरन का है, ये कॉपर का है, ये गोल्ड है, ये सीसा है जिसको लेड बोलते हो, ये प्लेटिना है, ये पारा है, पारा यानी मरकरी जिसको Hg कहते हैं, और सिल्वर गोल्ड। इस तरह से इन्होंने प्रतीक दे दिए। यहाँ से आपको प्रतीक के बारे में कोई ज्यादा बड़ा आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन ये जरूर याद रखना, सबसे पहले कौन सा व्यक्ति था जिसके खुराफाती दिमाग में ये आया कि इसको प्रतीक देना है, उस बंदे का नाम है जॉन डाल्टन। कौन है, जॉन डाल्टन। क्लियर, ये चीज आपने याद रखनी है। लेकिन उसके बाद में एक भाई साहब आते हैं, उनका नाम है बर्जीलियस। इन्होंने क्या किया, अपने काम को थोड़ा सा आसान किया। क्या किया, आसान। इन्होंने कहा ऐसे मत करो डॉल्टन साहब जी, बच्चों को ऐसे कैसे याद करेंगे, आने वाले टाइम में और भी तत्व खोजे जा सकते हैं, आप ऐसे लिखोगे तो कैसे याद होंगे उनको। उन्होंने कहा मैं बताता हूँ कैसे आपने करना है। तो उन्होंने क्या बताया, बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीक का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता। यानी उन्होंने कहा बच्चे नाम तो याद करेंगे ही करेंगे, नाम याद करेंगे तो उनके एक दो अक्षरों से अपने आप बना लेंगे प्रतीक, है ना, अपने फिक्स कर देते हैं, उसके अनुसार उनको याद हो जाएगा। इसलिए बाद में इस जो सुझाव को माना गया, और वर्तमान में जो प्रतीक या नाम देने का काम जो संस्था कर रही है, विश्व की संस्था है, वैश्विक संस्था बोल सकते हो, अंतरराष्ट्रीय, जिसका नाम है IUPAC। और इसका फुल फॉर्म भी पेपरों में पूछ लेते हैं, तो याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में क्या बोलोगे, इंटरनेशनल, हिंदी में लिखा ही नहीं हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ, इंग्लिश में याद कर लो अच्छे से। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नाम, प्रतीक और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करता है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, मात्रक वाली। ठीक है, तो ये तत्व जो है नाम किस तरह से देते हैं वो अपने अब देखते हैं। देता कौन है वर्तमान में, IUPAC। पहला बंदा जिसने तत्वों के प्रतीक के बारे में बताया वो जॉन डाल्टन है। फिर सुझाव किसने दिया, बर्जीलियस ने। वर्तमान में किसके सुझाव को माना गया, बर्जीलियस को। ये नाम याद रखना, बहुत अच्छा बंदा है ये। आगे देखो, तत्वों के प्रतीक लिखने के कौन कौन से नियम है, ये थोड़ी सी अपने चर्चा करते हैं। छोटे से 2-3 नियम है, याद रख लेना, ठीक है ना, कई बार पेपर में आ जाता है, क्योंकि थर्ड ग्रेड के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो देखो, तत्वों के प्रतीक लिखने पहला नियम है, तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसे ही होता है, सोडियम Na से बना हुआ है, ऐसे ही और भी है, तो अंग्रेजी अक्षरों से बना होता है। किसी भी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े से लिखा जाता है, फर्स्ट को, तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम लिखते हैं अपने तो कैसे लिखते हैं, Na, जिसके अंदर एक है उसका तो कोई लोचा ही नहीं है, उसको तो बड़ा लिखना है। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम को कैसे लिखेंगे, He ऐसे लिखेंगे, सोडियम को ऐसे लिखेंगे। ऐसे और भी तत्व है, उनको इसी तरह से अपने पहला अक्षर बड़ा, दूसरा अक्षर क्या लिखते हैं, छोटा लिखते हैं। कभी भी आपको ये मिल जाए He, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला अक्षर बड़ा, दूसरा छोटा होता है हमेशा, ये भी क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। ऐसे कोबाल्ट लिखना है तो C छोटा O लिखोगे। अगर आपने ये लिख दिया ना, सीर बड़ा हो, ये तो कार्बन हो गया और ये ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। इस तरह से ये गलत हो जाता है। पहला अक्षर कैपिटल, दूसरा अक्षर क्या होता है जी, छोटा होता है ना। अगला देखो, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर से बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके, इसमें तो क्या सीक्वेंस से ही ले लिया जाता है। जैसे पहला और दूसरा अक्षर, हीलियम में He ले लिया, हीलियम कैसे लिखते हैं अपने, ऐसे लिखते हैं, ये स्पेलिंग होती है हीलियम की, है ना। तो हीलियम में He को उठा लिया, पहले दोनों उठा लिए, इसी तरह से इसका क्या बना दिया गया, प्रतीक बना दिया गया। लेकिन कुछ में ऐसा नहीं है, कुछ में ऐसा नहीं है, उसमें पहला अक्षर और पूरी स्पेलिंग में से कोई बीच में से कोई एक अक्षर को उठाया गया, तो उनको जो है पहला अक्षर और बाद में किसी एक अक्षर को उठा के भी प्रतीक बनाया गया है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन है,
क्लोरीन में क्या किया गया, Cl है तो C आ गया और उसके बाद में तीसरा अक्षर आ गया सीधा ही Cl। उसके बाद में जिंक, जिंक में ये होता है तो Zn पहला अक्षर है और तीसरा अक्षर है। तो इस तरह से ये दो है, इनके अंदर पहला और है बीच के किसी एक अक्षर को लिया गया है। फिर है अन्य तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से भी बनाया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से आपके प्रश्न भी आ चुका है, क्या सोडियम जो शब्द है उसमें प्रतीक को कहाँ से लिया गया है, कहाँ से नहीं लिया गया, यहाँ से एक प्रश्न आ चुका है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो लोहा, आयरन जो है उसको लिया गया है Fe प्रतीक। Fe कहां से लिया गया, इसका ग्रीक लैटिन नाम हो सकता है और वो क्या है, फेरम। Fe का मतलब क्या है, फेरम। आपके मन में आएगा आयरन है, आयरन है तो IRNON, इस स्पेलिंग में से तो कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपके लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषा में से लिया गया है। ऐसे ही आपसे पूछे सोडियम को, सोडियम का प्रतीक जो है Na क्यों होता है, क्योंकि सोडियम की स्पेलिंग तो देखो ये होती है, तो इसमें से तो कुछ लिया ही नहीं है। क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसका जो लैटिन नाम है वो क्या होता है, नेट्रियम होता है, ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है पोटेशियम, पोटेशियम की स्पेलिंग P से शुरू होती है लेकिन उसका प्रतीक तो K है। क्यों, क्योंकि वो लिया गया है केलियम से। तो याद रखना Fe का मतलब फेरम है, K का मतलब पोटेशियम है और Na का मतलब नेट्रियम है। यहां से आपके रीट के अंदर भी अच्छा प्रश्न बनता है और थर्ड ग्रेड के अंदर भी क्वेश्चन बनता है। आप PYQ को उठा के देख सकते हैं, है ना। तो ये हो गए अपने क्या, प्रतीक। अब बात करें, ये है आपके पास में क्या, ये है आपके पास में 20 से 30 तत्व लिखे हैं। कितने तत्व है, ये 30 तत्व लिखे हुए हैं। कितने तत्व लिखे हुए हैं, 30। अगर आपने केमिस्ट्री को अच्छे से आगे समझना है, रासायनिक सूत्र, रासायनिक संरचना जो भी होती है वो सारी चीजें आसान तरीके से समझनी है, तो आप इनको लगा दो रट्टा। रट्टे का मतलब ये होता है कि इसको पूरा का पूरा कर दो याद। करना कुछ नहीं है, रफ कॉपी लेके बैठना है, डेली के 5 नाम लिखने हैं। क्या करना है, 5 नाम पहले तो देख के लिखने हैं, फिर उनको बिना देख के लिखने हैं 2 बार। इस तरह से 10 दिन के अंदर आपके ये सारे के सारे नाम मुफ्त जवानी आराम से याद हो जाएंगे और आप 1 मिनट के अंदर ये सारे बोल सकते हैं। साथ में इनके प्रतीक भी दिए गए हैं। आपको ऐसे नहीं है कि आप पूरा का पूरा ही लिखो, आप इनको याद करते समय ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ 30 के 30 तत्व कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल याद होने के बाद में कितना टाइम लगता है। देखो देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फिर आ गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, फिर आ गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। हो गया 30। टाइम कितना लगता है, याद होने के बाद कुछ टाइम नहीं लगता है। आप बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल कम समय में लिख सकते हैं अगर आपको याद है तो। याद करने का तरीका बता दिया। आपने क्या करना है, 5 तत्व डेली के आपने रफ रजिस्टर में लिखने हैं। एक बार देख के 2-3 बार आपने बिना देखे। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी आपके लिए फायदा होगा। तो आज का जो वीडियो था ना, इसके अंदर अपने क्या जाना है, परमाणु अणु जो है उसका बेसिक जाना है। उसके अंदर प्रतीक कैसे दिए जाते हैं, प्रतीक के लिए कौन कौन से वैज्ञानिक आए, कौन सा परमाणु सिद्धांत होता है, ये सारी चीजें अपने इसके अंदर कवर की है ना। और अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर अपने क्या पढ़ेंगे कि परमाणु द्रव्यमान कैसे लिखा जाता है, या आप कह सकते हो परमाणु भार कैसे ज्ञात किया जाता है, या मोल संकल्पना जो है जहां से क्वेश्चन बनता है आपके, वो सारे की सारी चीजें अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है ताकि उनको भी पता लगे कि परमाणु अणु जो है वो बेसिक कहां से स्टार्ट होता है, कितना इजी तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब धन्यवाद।